हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी भी थोड़ा सा वीकेंड टाइप फीलिंग में था, उस मोड पे था। पस्त बंद हुआ है, ऐसा भी नहीं कहूंगा दबाव में बंद हुआ, लेकिन हाँ दिन भर ठंडा कामकाज हुआ। वैसे एक समय इन ग्रीन थे हम, फिर 25,000 के ऊपर गए। 25,030 के वो लेवल्स थे, मोटा मोटी 30 पॉइंट ऊपर हरे निशान में, क्योंकि हम 25,000 के लेवल्स पे कल क्लोज हुए हैं, तो 30 पॉइंट ऊपर हरे में थे। ऊपरी स्तरों पे फिर टिक नहीं पाए। और आज सुबह आपको याद होगा मॉर्निंग कॉल में मैंने एक ग्रिड दिखाया था आप लोगों को, हाई लोज और क्लोज का। हम फंस रहे हैं 25,000, 25,200, वो रेजिस्टेंस जोन बन गया है, जिसपे अपन ने कई बार वो अभी पिछले कुछ दिनों में बातचीत करी कि वो बड़ा तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन है। वहीं 25,200 पार करने में मुश्किल हो रहा है, इवन 25,000 के ऊपर क्लोज लाने में मुश्किल हो रहा है। थर्ड स्ट्रेट डे हो गया है, हम उस दहलीज पे जाते जरूर हैं, लेकिन ठंडे पड़ जा रहे हैं, मोमेंटम तूल नहीं पकड़ पा रहा है। खैर, आज वैलिड रीजंस भी थे भाई। सामने वीकेंड खड़ा हुआ, और वीकेंड में मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि आज सुबह जब मॉर्निंग कॉल 7 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्लोबल कमेंट्री, तो उस ग्लोबल कमेंट्री में ये मेंशन था कि हो सकता है इस वीकेंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और चाइना के स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो जाए। अब होता है नहीं होता है पहली चीज, कितने मैग्नीट्यूड का होता है या कितना फीका होता है कुछ नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी। दूसरा, इजराइल की कैबिनेट की मीट थी। वो मीट थी कि हमारा क्या काउंटर ऑफेंसिव होगा ईरान के उस मिसाइल अटैक्स पे। हालांकि मीटिंग के बाद अपडेट आ गया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है, पर मेरा मानना है कि वो एक सरदर्द रहेगा। स्ट्रीट या भाव भी वो फैक्टर इन कर रहे होंगे, क्योंकि यू नेवर नो, कोई आके थोड़ा ना बोल देगा हम परसों मानने का हम कुछ प्लान कर रहे हैं। हाँ, हम प्लान कर रहे हैं कैबिनेट मीट के बाहर आके, तो ये वीकेंड उस नर्वसनेस में गुजरेगा। आई डोंट नो वेदर समथिंग हैपेंस और नॉट, नर्वसनेस रहेगी। तो बिल्कुल वैलिड था बाजार का आज इस तरह का थमा कंसोलिडेशन वाला दिन। रिस्ट्रिक्टेड मूव्स लॉजिकल थे, क्योंकि ये दो दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो चाइना का स्टिमुलस हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस या टेंशन हो, जिसपे हम लोग मंडे सुबह आके रिएक्ट कर रहे होंगे। एक दिक्कत और है, निफ्टी बैंक वोलेटाइल बहुत है, अपने अप मूव्स को इनकैश कर नहीं पा रहा है। कल के दिन बहुत अच्छे मूव्स बने थे, तो आज निफ्टी बैंक फिर ठंडा पड़ गया, 3/4% के आसपास का दबाव। तो निफ्टी बैंक भी इस समय खासा कंफ्यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट देखते हैं अब मंडे को। आज शाम का डेटा मेरे लिए, डेटा और डेटा ऐसी चीख चीख के कह रहा है। कल अपन जब बैठे थे 3:30 बजे, क्या बात हुई थी? एफआईएस की सेलिंग, लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं, शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। आज के लिए भी यही कहानी है, क्योंकि कल भी यही हुआ है, मतलब परसों भी यही हुआ, कल भी यही हुआ था। तो आज शाम को भी देखना पड़ेगा डेटा पॉइंट्स कुछ इंकरेजिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं तो एफआईएस का कन्विक्शन इस रैली में बन नहीं रहा है। वो तो ये बात अलग हो गई कि एफआईएस की इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग रिड्यूस हो गई है। अब वो इंटेंसिटी इतनी आ गई है कि डीआईआई यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक मैच कर पा रहे हैं, तो मार्केट पे वो इंपैक्ट कॉस्ट नहीं है। पर एफआईएस की नजरिया बदलेगा नहीं बदलेगा, वो डेटा पे क्लोजली वॉच आउट करने की अपने को थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। और वो देखना पड़ेगा चाइना फैक्टर। अगर चाइना वाकई को स्टिमुलस अनाउंस करता है तो सारी इक्वेशन हेवायर हो जाएगी। अगर मिडिल ईस्ट वाकई कुछ हो जाता है एस्केलेशन, अपने लिए वापस सिचुएशन, एक तो सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं, रिस्क ऑन द टेबल होता है, अपने लिए क्रूड सरदर्द बन जाएगा। तो फ्लूइड है इस पे। अब व्यू लेना वीकेंड की, अगर ये दोनों डेवलपमेंट कुछ नहीं होता, वैसे ही पॉजिटिव बन जाएगा समीकरण, फिर डेटा सेकेंडरी हो जाएगा मेरे लिए। खैर, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या निकल के आता है। अच्छा, इस समय हम आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको मौजूद नजर आएंगे। ट्विटर तो खैर मैं खोल के ही रखता हूं। ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पे भी जो सवाल आ रहे हैं मैंने वो भी खोल लिए। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी भेज रहे हैं, वो भी है। आवाज का यूट्यूब और फेसबुक, सब चैनल्स पे हम लोग हैं। जहां कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, आप लोग अपना रीच आउट करिए। कुछ सवालों पे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, बंधन बैंक को लेकर खबर बहुत अच्छी आई आज। मतलब एक ओवरहैंग था कि किसी का नाम सामने नहीं आ रहा था एमडी सीईओ के तौर पे। जब वो चंद्रशेखर घोष बाबू ने बूट्स, मतलब वो कहते हैं ना, रिजाइन कर दिया, अकस्मात सरप्राइज दिया बाजार को, अप्रैल की समय था शायद। उसके बाद से
अब वो घोष साहब के जाने को लेकर रीजंस की अटकलें, इनके यहाँ वो स्ट्रेस को लेकर इश्यूज सामने आ रहे हैं। फाइनली क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा गुप्ता साहब को, सेन गुप्ता साहब को बतौर एमडी और सीईओ 3 साल के लिए। अभी इंटरेस्टिंग, एक तो किसी का आना अपने आप में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया एक पिटे हुए बैंक के लिए, जिसके वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टिंग हो गए थे। कंफर्टिंग इन द सेंस धंधा नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ जो वैल्यूएशंस थे वो कंफर्टिंग हो गए थे, इसमें कोई बात शक नहीं। अब जो सेन गुप्ता साहब आए हैं, पार्थो, नाम मिस कर रहा हूँ लेकिन हाँ पार्थो सेन गुप्ता है शायद। गुप्ता साहब, सेन गुप्ता साहब के आने के बाद इनकी है ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा, 40 साल से इस इंडस्ट्री का। डेप्यूटी एमडी बन गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और उसके लिए उसकी ना सिर्फ डेप्यूटी एमडी, उसके चीफ क्रेडिट ऑफिसर थे। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी गए थे, आईओबी के चेयरमैन बने थे। आईओबी उस समय पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला फ्रेमवर्क, आपको याद होगा। आजकल नहीं जाते बैंक, बीच में बहुत जाते थे, टर्न अराउंड के लिए जाने जाते हैं उसको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए जाने जाते हैं। तो पेडिग्री बढ़िया मिली है आपको। एसबीआई में भी वो विंग संभालते थे जो जरूरी था। दिक्कतों से आईओबी को उभार के लेकर आए। एक और कौन, नाम अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आरबीआई का भरोसा है, सील ऑफ अप्रूवल है, सब टकाटक है। और इधर जो प्रीवियस स्ट्रेसेस थे वो कहा जा रहा है क्लियर हो रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आज की तेजी हटा दूं तो ये स्टॉक सिर्फ FY26 ही गिन लीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे कामकाज कर रहा था, तो वैल्यूएशंस कंफर्टिंग, बैलेंस शीट के स्ट्रेस के इश्यूज एड्रेस होते हुए, और एक बढ़िया टर्न अराउंड करने वाले आदमी जो जाने जाते हैं वो बतौर बैंक के एमडी और सी अपॉइंट होना। तो आज का रिएक्शन लाजमी था। कितना फॉलो अप, अब वो बड़ा पेंटअप तो आ गया, लेकिन हाँ मेरे को लगता है अभी भी दमखम बन सकता है बंधन बैंक में। लेट्स वेट एंड वॉच इट आउट 1-2 सेशंस के लिए, और उसके बाद अगर पार्था सर की कोई कमेंट्री आती है या फिर एक रिजल्ट का इंतजार कर लें, तो मेरे लिए तो हमेशा बेहतर है एक बार बढ़िया सी कमेंट्री आए या कन्विक्शन बढ़े या नतीजों में जब बातचीत हो तब समझ में आए क्या विजन के साथ चल रहे हैं। तब जो पेंटअप वाला मामला था वो हो गया खबर पे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला। अब ये अपने रडार पे, रिक्वेस्ट डालेंगे मैनेजमेंट को, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा किस तरह का विजन लेकर आ रहे हैं। और उसमें भी सोने पे सुहागा, अगर एक आध क्वार्टर में कुछ टर्न अराउंड की हो सकता है, टर्न अराउंड की जैसी दिखेगा एकदम से फटेगा, आप कुछ शुरू का जूसी पार्ट मिस कर लोगे, लेकिन आप अपनी रिस्क को मैनेज करके एंटर कर रहोगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। जिनके पास है, जिन्होंने सवाल उठाया, मजूबिंग इसलिए उठाया कि है, तो वो आपके लिए बात अलग है, आप तो होल्ड कर सकते हो। अब तो होल्ड ही करना चाहिए, इसमें तो कुछ शक ही नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई सवाल ही नहीं। HCL टेक्नोलॉजीज आज इसने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए मंडे को नतीजों से पहले, तो स्ट्रीट तो ऑप्टिमिस्टिक है, पर नतीजे शायद इतने इनकरेजिंग आए ना, ये ध्यान रखिएगा। पर वो पता है स्ट्रीट को, क्योंकि इसकी एक जेवी थी अमेरिकन बैंक के साथ, जिसमें दिक्कत ये, इन्होंने कहा तो था कि ये क्वार्टर अच्छा जाएगा, ग्रोथ वाला क्वार्टर होगा हमारे लिए, क्योंकि पिछला क्वार्टर दिक्कत में आया था HCL टेक के। 2 क्वार्टर से मार्जिन पिट रहे हैं, 2.5% तक मार्जिन गिर गए थे, 2.5 मतलब 2.5% मतलब है 250-260 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिर गए थे 2 क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर उस लिहाज से बड़ा एसिड टेस्ट टाइप था। ग्रोथ क्वार्टर मैनेजमेंट खुद कह रहा था, लेकिन ग्रोथ आएगी पी की, तो फिर स्ट्रीट क्यों 52 के हाईज, ईयर हाईज पे स्टॉक को लाके खड़ा कर गया? वो शायद प्राइस्ड इन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो स्टेट स्ट्रीट का जॉइंट वेंचर है उसमें इनसोर्सिंग हो रही है। अभी इनसोर्सिंग मतलब आउटसोर्सिंग होता था, धंधा किसी को देना। इनसोर्सिंग मतलब वो बैंक अपने कर्मचारियों को, अपने ही डिपार्टमेंट, अपने आईटी डिपार्टमेंट को काम दे रहा है, तुम ही लोग कर लो, काय आगे देना। तो थर्ड पार्टी मतलब इस केस में HCL टेक के पास धंधा नहीं आ रहा, तो उसका खामियाजा भुगतना है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जो टाटा टेक्नोलॉजी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के रिजल्ट्स आए थे, उसमें BFSI वर्टिकल बहुत अच्छा था, और इसके रिजल्ट्स में ये कहा जा रहा था सारे वर्टिकल्स के नतीजे अच्छा आएंगे एक्स ऑफ BFSI।
क्योंकि वो बैंक का ही इनसोर्सिंग हो रहा था। तो अब लग रहा है शायद थोड़ा सा वो भी हालात सुधरेंगे, थोड़ा सा वॉच आउट करेगा नंबर्स पे। HCL टेक है सॉलिड, चार्ट चिक के कह रहा है, जब कोई नहीं पहुंचा है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे आगे खड़ा हुआ है। या तो स्ट्रीट कुछ सरप्राइज फैक्टर इन कर रही है, जो मुझे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पढ़ के दिख नहीं रहा है, लेकिन अपन होल्ड करेंगे। मैंने जैसे TCS के लिए उस दिन कहा था, इन्फोसिस के लिए कहा है पिछले कुछ दिनों में, ये बढ़िया पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, इनके बढ़िया रिटर्न रेशियोज हैं, बढ़िया ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, बढ़िया पैसा डोल आउट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं दिखता। और मेरा मानना है आने वाला समय इन IT कंपनीज के लिए अच्छा रहने वाला है, तो इसको तो होल्ड करें। अब होल्ड करें, बाय करें, सेल करें, इनका एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं ये सब कहता हूं तो आप मेरी बात पे मत जाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं सिर्फ मेरी जो कहानी है उस पर फोकस करें और फिर उनके साथ डिस्कस करें। ये मत सोचिएगा मैं कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। सुदर्शन केमिकल थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा कमेंट करने के लिए। ऑन द फेस ऑफ इट जो एक्विजिशन करा है ह्यूबैक कलरेंट्स का, जर्मनी की कलर मैन्युफैक्चरर, पिगमेंट मैन्युफैक्चरर, उसका जो धंधा एक्वायर करा है पिगमेंट्स का, एसेट्स एक्वायर करे पिगमेंट्स के, इंटरेस्टिंग है। देश का लीडर था सुदर्शन केमिकल, अब दुनिया की नंबर 2 कंपनी बन गया। क्योंकि बन गया टेक्निकली इसीलिए क्योंकि ह्यूबैक कलरेंट्स का पिगमेंट धंधा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धंधा है उस कैटेगरी का, तो ये ऑटोमेटिकली उसे एक्वायर करके वहां पहुंच गए। अब वो कंपनी, उसकी रिलीज में कहा गया है कि अब 2-3 साल पुराने आंकड़े हैं, FY 21 या 22 की बात कर रहे हैं कि 1 बिलियन यूरो से ज्यादा के रेवेन्यूज कमाते थे। अब उसमें पिगमेंट का शेयर कितना है, क्योंकि उसके लिए तो 1100 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। 1100 करोड़ रुपीस मतलब करीब 100-150 मिलियन यूरोस दे रहे हैं। तो यार अगर तो मीठी था उसका, तो उस लिहाज से स्ट्रीट ये फैक्टर इन कर रही है। मैं बता रहा हूं आपको कि इतना बड़ा धंधा इस भाव पे लेना, जिसके लिए शायद और महंगा मिल सकता था, इनको सस्ते में मिल गया है। इनकी पैंट जम रही है, इनको बड़ा बढ़िया ग्लोबल, इंडिया में थे, बड़ा बढ़िया ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया है, कई सारी मल्टीपल कंट्रीज में एसेट्स होंगे, मल्टीपल ज्योग्राफीज का एक्सेस होगा। एक्विजिशन ऑन द फेस ऑफ इट बढ़िया दिख रहा है, पर उसके करंट फाइनेंशियल्स, अगर वो बैंक्रप्सी की फाइलिंग थी जहां पे जाके इन्होंने एसेट्स एक्वायर करे, तो फिर क्यों इस समय के करंट फाइनेंशियल्स कैसे हैं? उस ह्यूबैक के जो कुल रेवेन्यूज आप लोग बताते हो उसमें से पिगमेंट कितना बड़ा था, थोड़ी सी नेटिग्रिटीज अवेट करिए। अब तो मार्केट वैसे ही क्लोज है, मुझे लगता है वीकेंड में अगर कहीं हो जाए, अपडेट्स आ जाए अपने पास, मैनेजमेंट रिलीज शेयर कर दे, या फिर अब हम जाएंगे ह्यूबैक के, अभी तो आया है खबर, गया भी नहीं मैं, ह्यूबैक कलरेंट्स के जाएं, रेवेन्यूज देखें, फाइनेंशियल्स देखें, लास्ट रिपोर्टेड क्या है। हालांकि नहीं होंगे तभी रिलीज में आया नहीं है, बैंक्रप्सी फाइलिंग हो गई होगी, हो सकता है टाइम पहले, पर ऑन द फेस ऑफ इट सब बढ़िया है जिनके पास, और ये है गेम चेंजर, ये तो इसमें कोई शक नहीं। आप नंबर 2 प्लेयर बनोगे पिगमेंट्स के यार। और इसी ह्यूबैक ने एक जमाने में क्लेरियंट को एक्वायर कर रखा था, उसको एक्वायर करके वो नंबर 2 बने थे, आज इन्होंने जाके उसे एक्वायर कर लिया और सब मान रहे हैं बेहतर वैल्यूएशंस पे, बढ़िया भाव पे, कुछ मार्की एसेट्स इनके पास आ रहे हैं, तो है तो इंटरेस्टिंग सुदर्शन केमिकल। पर कोई व्यू नहीं, अपन अवेट करेंगे। अब जो होना तो हो गया, 15 पर डबल डिजिट गेन्स दिखा दिया आज स्टॉक ने, एक बार देख लेते हैं बाकी अब निटिग्रिटीज, एक्चुअल किस मूल्यांकन पे क्या लिया है, और जो लिया है उसके किस तरह के रेवेन्यूज हैं, किस तरह से एसेट स्वेट होते हैं उसके, वो देखना अब जरूरी होगा। तो वेट एंड वॉच वाला मामला समझ लीजिए उसको लेकर। अच्छा, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स भी जाऊं जरा। जहां तक ये कंपनी बहुत एक्टिवली नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया जिस स्पेस में है, मुझे पावर एज अ स्पेस, और पावर स्पेस में भी पावर इक्विपमेंट्स एक ही स्पेस मानिए आप, अलाइड एक्टिविटीज, तो गजब स्पेस है इस समय भाई साहब। बिजनेस रेवेन्यूज तगड़े हैं, ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स अपने आप में बहुत तगड़ा केपेक्स अंडरटेक कर रहा है। उस केपेक्स के बाद, उस कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद, इस देश की लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर बन के उभरेंगे ये लोग। हाल के नंबर्स, अभी नंबर्स आए थे, मेरे ख्याल से Q2 के रिजल्ट्स आए थे सबसे पहले नंबर्स में, क्या सॉलिड नंबर्स आए थे, स्टॉक चला था, उसके बाद नंबर्स सॉलिड है। जिस स्पेस में ऑपरेट करती है कोई कंसर्न नहीं, ग्रोथ रेवेन्यूज तगड़े हैं, जिस तरह का केपेक्स कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर बन के उभरेंगे। और अगर जिस तरह की ग्रोथ पेंसिल इन कर रहा है बाजार, तो अगर उस
फॉरवर्ड लुकिंग ईपीएस पे या पीईजी पे देखेंगे, पीई मतलब प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ को अगर आप एक मापदंड पे रखेंगे तो शायद टीआरएल के वैल्यूएशन फिर भी कंफर्टिंग इसलिए रह रहे कि ब्रोकरेजेस एग्रेसिव टारगेट्स लेकर आ रही हैं स्टॉक पे। तो है बढ़िया टेलविंड, जैसे अपन कहते हैं ना, सेक्टोरल भी और कंपनी भी बड़ी कंड्यूसिव हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। और इस नोट पे आज के शो को समाप्त कर रहा हूं। अपन मुलाकात करेंगे आप लोगों से अब मंडे को। आप लोग नवमी एंजॉय करें, आप लोग दशहरा कर एंजॉय करें। हमारी पूरी सोशल मीडिया टीम की तरफ से आप सबको भतेरों फेस्टिव ग्रीटिंग्स। मुलाकात होगी आपसे अब सोमवार के दिन।